हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स जनरेटर का 100% स्टेटर एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के बारे में। फ्रेंड्स इसकी पहले वीडियो हमने अपलोड किया फ्रेंड्स 95% स्टेटर एर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन के बारे में, और वो कैसे अचीव करना है सारे डिटेल्स हमने बताया फ्रेंड्स। इसकी वीडियो में अभी का वीडियो में हम जो 100% स्टेटर एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है, हमारा पूरा स्टेटर का 100% वाइंडिंग को हम एर्थ फॉल्ट से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, और ये 100% स्टैट एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन का सच में ज़रूरत है क्या, क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे अचीव करेंगे, और सारी डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स शुरू करेंगे आज के हमारा वीडियो। मैं आपको पहले वीडियोस में भी बताया फ्रेंड्स, ये हमारा जनरेटर का इंडस्ट्रीज़ में जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, यूनिट जनरेटर और ट्रांसफार्मर का कॉन्फ़िगरेशन है। हमने इसका जो 95% जो एर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन बारे में पहले वीडियो में बताया था, और इसका जो ग्राउंडिंग है, हमको जो जनरेटर का ग्राउंडिंग है, बेसिकली हमारा जनरेटर ग्राउंडिंग हमारा सॉलिडली ग्राउंडेड डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, या अनग्राउंडेड हो सकते हैं, या नहीं है तो लो इम्पीडेंस या हाई इम्पीडेंस से थ्रू एनजीटी का थ्रू भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। वो हम सारे डिटेल पहले पहले वीडियो में बताया था, और जनरेटर को इम्पीडेंस ग्राउंडिंग की क्यों ज़रूरत है और सॉलिडली ग्राउंडिंग क्यों नहीं करते हैं, उसके बारे में भी पहले वीडियो में बताया था। इसीलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आप ऐसे देखिएगा तो फ्रेंड्स जनरेटर में नॉर्मली हमारा ये जनरेटर वाइंडिंग है फ्रेंड्स। पहले वीडियोस में हमने न्यूट्रल का जो वोल्टेज बेस्ड प्रोटेक्शन है, और न्यूट्रल का करंट बेस्ड प्रोटेक्शन है, और न्यूट्रल का और इसका डिफरेंशियल बेस्ड प्रोटेक्शन है, सारे स्कीम्स में हमने बताया था। वो सारे की सारे स्कीम्स में एक ही डिफ़ॉल्ट है फ्रेंड्स, हमारा जो 95% वाइंडिंग तक, मतलब इतना ही वाइंडिंग है जो हमारा टू वर्ड्स न्यूट्रल है, जो हमारा रिमेनिंग 5% वाइंडिंग है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं फ्रेंड्स। वो कोई भी एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन अभी तक जो हमने डिस्कस किया था पहले वीडियो में, वो कोई भी एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है, वो ऐसा कोई भी पूरा वाइंडिंग का पार्ट को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो टू वर्ड्स हमारा न्यूट्रल का जो 5% वाइंडिंग है, इसकी वजह से जो वोल्टेज बन रहा है 5% वोल्टेज है, उस 5% वोल्टेज से हमारा जो पिकअप है हम इतना सेंसिटिव नहीं रख पा रहे हैं, और कितना भी रखेगा तो कितना परसेंट से पिकअप रखेगा तो उतना परसेंट वाइंडिंग तो हमको अनप्रोटेक्टेड जोन में ही आएगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए आपको 0% पिकअप तो नहीं रख सकते हैं। अगर आइडियली आप बात करेंगे तो उसको 0% पिकअप रखने से आपको पूरा वाइंडिंग का पिकअप हो जाएगा फ्रेंड्स, आइडियली बात करेगा तो। लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। जो आपको सेटिंग रखेगा उस वहाँ तक ही आपको इस वाइंडिंग का प्रोटेक्शन करेगा फ्रेंड्स। तो जो आप सेटिंग अगर 5% रखा, मतलब 5% ऑफ इसका जो जनरेटर का स्टैटर वाइंडिंग है वो हमारा अनप्रोटेक्टेड है फ्रेंड्स एर्थ फॉल्ट से। सो पहले वीडियोस में हमने डिस्कस किया कितना भी प्रोटेक्शन से वो मैक्सिमम हमारा स्टैटर को 95% वाइंडिंग तक ही वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो 5% का जो वाइंडिंग फॉल्ट है वो उससे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स। लेकिन आप जनरली देखेगा तो फ्रेंड्स हमारा जो जनरली वो 5% वाइंडिंग में एर्थ फॉल्ट्स होने का चांसेस बहुत ही कम है फ्रेंड्स। क्योंकि जनरली एर्थ फॉल्ट क्यों होते हैं फ्रेंड्स, एर्थ फॉल्ट इसीलिए होते हैं हमारा जनरेटर में जो वीकेस्ट एलिमेंट है क्या है फ्रेंड्स, पहले वीडियोस में भी बताया था हमने। जो जनरेटर में जो वीकेस्ट एलिमेंट है हमारा जो वाइंडिंग इंसुलेशन है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर हमारा क्लास बी का भी इंसुलेशन हम मान लिया तो 130 डिग्री से, अगर जनरेटर का टेम्परेचर 130 डिग्रीज का ऊपर पहुंच गया तो ये इंसुलेशन हमारा डैमेज हो जाएगा, और ये एर्थ फॉल्ट क्रिएट करेगा फ्रेंड्स। तो सबसे वीकेस्ट एलिमेंट हमने हमारा वाइंडिंग इंसुलेशन है। तो अगर वाइंडिंग इंसुलेशन अगर तो जनरली वाइंडिंग इंसुलेशन कब फेल होते हैं फ्रेंड्स, ओवर वोल्टेज का कंडीशन में फेल होते हैं। तो ओवर वोल्टेज का कंडीशन में या ओवर टेम्परेचर का कंडीशन में फेल होते हैं। ये आप देखिएगा तो फ्रेंड्स ये 5% ऑफ वाइंडिंग में आपको 5% वोल्टेज ही रहेगा। लेकिन अगर अगर आपको ये जनरेटर का टर्मिनल में देखेगा तो फ्रेंड्स जनरेटर का टर्मिनल में पूरा वोल्टेज रहेगा, लेकिन ये 5% ऑफ वाइंडिंग में सिर्फ 5% ऑफ वोल्टेज रहते हैं। वो 5% ऑफ वोल्टेज का वजह से इसमें वाइंडिंग का इंसुलेशन है वो डैमेज होने का चांसेस बहुत ही रह रहे हैं, और इसका रिलायबिलिटी मतलब इसका जो प्रोबेबिलिटी भी बहुत ही कम है फ्रेंड्स। ठीक है। सो इसीलिए आपको जनरली बहुत सारे एप्लीकेशंस में फ्रेंड्स बहुत सारे रिले इंजीनियर्स हैं, मतलब बताते हैं 95% वाइंडिंग इज सफिशिएंट है, 95% का जो एर्थ फॉल्ट है, और 100% का एर्थ फॉल्ट का ज़रूरत नहीं है बोलते हैं फ्रेंड्स। लेकिन इसका रिक्वायरमेंट क्यों है मैं आपको आगे बता दूंगा। सो बेसिकली ऐसे बोलते हैं फ्रेंड्स 95% से हो जाएगा, क्योंकि 5% वाइंडिंग में इंसुलेशन फेल होने का चांसेस कम है।
ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आप इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू में बताया फ्रेंड्स, लेकिन आप जनरली देखेगा तो फ्रेंड्स कभी भी फॉल्ट होगा है तो वाइंडिंग में आपको कहीं पे भी हो सकते हैं फ्रेंड्स वाइंडिंग, ड्यू टू हमारा इंसुलेशन डिग्रेडेशन की वजह से हो सकते हैं, या थर्मल या मैकेनिकल डैमेज स्ट्रेसेस से मैं आपको पहले वीडियोस में भी बताया था। हमारा फॉल्ट कंडीशंस में जो हमारा जनरे थर्मल स्ट्रेसेस और जो मैकेनिकल स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं, उसकी केसेस में भी इस वाइंडिंग में इंसुलेशन का डैमेज हो सकते हैं या नहीं है। तो हमारा जनरेटर का अगर इसका जो टेम्परेचर है अगर 10 डिग्रीज भी इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर से बढ़ा है तो इसका वाइंडिंग का इंसुलेशन डिटोरिएशन भी हो सकते हैं। ऐसा आप देखिएगा तो फ्रेंड्स ये मैकेनिकल स्ट्रेसेस का वजह से और थर्मल स्ट्रेसेस से जो हमारा फॉल्ट का कंडीशन में क्रिएट हो रहे हैं, वो फॉल्ट के कंडीशन में जो क्रिएट हो रहे हैं मैकेनिकल और थर्मल स्ट्रेसेस से हैं उसकी वजह से, और जो हमारा वाइंड इंसुलेशन का इसका एजिंग का वजह से और इसका जो प्रॉपर्टी का वजह से ये कभी भी और कभी भी ये फॉल्ट इंसुलेशन में मतलब हमारा वाइंडिंग में कोई भी पोर्शन में किसी में भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है हमारा ये 95% वाइंडिंग में होगा, 5% वाइंडिंग में नहीं होगा फ्रेंड्स। ये सबसे पहले पॉइंट है फ्रेंड्स। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, कभी भी आपको 95% वाइंडिंग में भी आपको इन केस एर्थ फॉल्ट हुआ है फ्रेंड्स, 95% वाइंडिंग में इसमें भी अगर एर्थ फॉल्ट हुआ है तो वो एर्थ फॉल्ट कैसे फ्लो होगा फ्रेंड्स, कोर का थ्रू फ्लो होगा फ्रेंड्स, हमारा मैग्नेटिक कोर का थ्रू फ्लो होगा। अगर कोर में जहाँ आपको जॉइंट्स बन रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जहाँ आपको जॉइंट्स बन रहे हैं वहाँ आपको कोर पे हॉटस्पॉट्स बनेगा फ्रेंड्स, क्योंकि कोर है हमारा सॉरी फ्रेंड्स, कोर है हमारा करंट कैरिंग पाथ तो नहीं है फ्रेंड्स। हमारा जो मशीन में हमारा जो जनरेटर में हमारा जो स्टैटर कोर है इट इज़ नॉट इंटेंडेड फॉर हमारा करंट कैरिंग पाथ है। तो उसका ऐसे हो नहीं सकते वो यूनिफॉर्म है करंट पाते हैं। इसको जॉइंट्स जॉइंट्स में बनते हैं कोर हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा कोर स्टैक्स स्टैक्स में बनते हैं, जॉइंट्स में बनते हैं, सो इसमें हॉटस्पॉट्स तो हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर एर्थ फॉल्ट कैरी करने के टाइम पे कोर में अगर हमारा जो जनरली वो अंदर का पार्ट है फ्रेंड्स, जो हमारा अंदर जो 5% का पार्ट है जनरली आप देखिएगा तो वो कोर का अंदर ही रहते हैं, और जो कोर का अगर हॉटस्पॉट का पास इस बाइंडिंग भी अगर रहेगा तो इसका इंसुलेशन डैमेज होने का चांस ज़्यादा है फ्रेंड्स, क्योंकि कोर ओवरहीट की वजह से इसका ऊपर जो वाइंडिंग है इसका इंसुलेशन भी डैमेज हो सकते हैं फ्रेंड्स। कोर का ओवर हीटिंग कब होगा, कोर का हॉटस्पॉट्स की वजह से होगा फ्रेंड्स। उसकी केस में भी इस जनरेटर का वाइंडिंग में मतलब वो कहीं पे भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, मतलब आप बोल नहीं सकते वोल्टेज के हिसाब से इतना ही पार्ट में वाइंडिंग का इंसुलेशन खराब होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो आप कभी भी बोल नहीं सकते, इसलिए आपको मतलब ये बेसिकली प्योरली ये बोल सकते हैं फ्रेंड्स, ये उस कंडीशन की वजह से हमारा कोर का जो लोकलाइज्ड हीटिंग है या नहीं है तो हॉटस्पॉट से उसकी वजह से भी आपका कोर फॉल्ट का कंडीशन में भी इसमें आपको एर्थ फॉल्ट हो सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है फ्रेंड्स, अगर लोग बोलते हैं इनकेस आपको इस वाइंडिंग में ये 90 इस 5% वाइंडिंग में अगर फॉल्ट भी हो गया तो क्या होते हैं, क्योंकि ये 5% का वाइंडिंग है, इसमें ज़्यादा वोल्टेज भी नहीं है, उसकी वजह से ज़्यादा करंट भी नहीं बनते फ्रेंड्स, बहुत ही कम करंट बनते हैं जो हमारा फॉल्ट करंट है, क्योंकि 5% वोल्टेज की वजह से जो हमारा फॉल्ट करंट बन रहा है वो भी 5% ऑफ हमारा रेटेड एर्थ फॉल्ट करंट होगा, वो भी बहुत ही कम करंट है। उससे क्या हो जाते हैं बोलते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे मतलब आर्ग्यू करते हैं रिले इंजीनियर्स, तो उसका भी हम बता देंगे फ्रेंड्स क्यों इसका क्या ज़रूरत है। अगर आप देखिएगा तो फ्रेंड्स जनरली हमारा फॉल्ट से जो हमारा न्यूट्रल का जो क्लोजेस्ट है वो डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, मैं आपको बताया था, और उसकी वजह से सीरियस डैमेज भी नहीं है क्योंकि फॉल्ट करंट बहुत ही कम है। लेकिन आपको उसको एलो करेगा तो फ्रेंड्स, अगर इसको सिंगल एर्थ फॉल्ट को ही अगर 5% वाइंडिंग में भी आप एलो करेगा तो इसका जो सेकंड एर्थ फॉल्ट है बहुत ही सीरियस डैमेज हो सकते हैं हमारा वाइंडिंग और कोर का। ठीक है फ्रेंड्स, वाइंडिंग और कोर का बहुत सीरियस डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि आपका सेकंड एर्थ फॉल्ट में आप देखिएगा तो ऑलरेडी 5% वोल्टेज कम हो गया, आप अगर इससे वोल्टेज हो गया तो अभी नेक्स्ट क्या होगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट 5% का वोल्टेज में भी वाइंडिंग का सॉरी फ्रेंड्स, अगर आप समझ लीजिए फ्रेंड्स इनकेस 5% वाइंडिंग में अगर आपके पास 95% का एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन नहीं है, आपको सिर्फ 5% वाइंडिंग में आपको एर्थ फॉल्ट हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, 5% वाइंडिंग आपको शॉर्ट हो गया था, सो इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं रहेगा। अभी नेक्स्ट है ये एर्थ फॉल्ट है, नेक्स्ट 5% को भी मतलब वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स। अगर वो भी हो गया तो इसके बीच में हमको इंटरनल हमारा जो
बैक ईएमएफ की वजह से जो हमारा रेट ऑफ चेंज का फ्लक्स की वजह से इसके अंदर ही करंट घूमते रहते हैं, वो हमारा वाइंडिंग को डैमेज कर सकते हैं फ्रेंड्स आगे का भी। हमारा कोर में भी ये सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगा। ऐसे ऐसे क्यूमुलेटिव है 5% आगे तक, क्योंकि इसको ब्लाइंड जोन भी हमारा इंक्रीज हो रहा है फ्रेंड्स। अगर आप इसमें प्रोटेक्शन नहीं देगा तो इसका ब्लाइंड जोन धीरे धीरे बढ़ रहा था, ठीक है। फर्स्ट 5% में आप छोड़ ही दिया था, और इसका बाद हमारा नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट 5% है। ऐसा ऐसा आपको पूरा धीरे धीरे आपको ब्लाइंड जोन बढ़ रहा था फ्रेंड्स, इसका हमारा 95% है। इसीलिए आपको ये 95% का न्यूट्रल एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है, इसको जो क्लोजेस्ट टू न्यूट्रल है उसको डिटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, सो दैट आगे में इसका ब्लाइंड जोन को अवॉइड करने के लिए। और दूसरा जो सेकंड एर्थ फॉल्ट बनते हैं, उसकी वजह से जो इसके अंदर अंदर जो सर्कुलेटिंग करंट क्रिएट हो रहे हैं, आपको समझ में आ गया ना फ्रेंड्स। इसका अगर सेकंड एर्थ फॉल्ट हुआ है तो वो भी इसका ब्लाइंड जोन में हुआ, फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी 5% वाइंडिंग में एर्थ फॉल्ट हुआ था, उसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, तो 5% वाइंडिंग बाईपास हो गया और उसमें सर्कुलेटिंग करंट फ्लो ही हो रहा था उसमें, उसकी वजह से कोर में ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं आएगा। लेकिन अगर ये नेक्स्ट 5% भी हो गया तो उसमें भी हमारा 95% का एर्थ फॉल्ट को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी सर्कुलेटिंग करंट के लिए 10% वाइंडिंग है और 10% वोल्टेज है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे धीरे धीरे ये बढ़ सकते हैं। इसीलिए 95% एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन में मैं नहीं बोलता हूँ उसको ट्रिप करना ही करना है, लेकिन इसको डिटेक्ट करना, मतलब ये 95 उसका 100%, वो 5% जो लेफ्ट ओवर वाइंडिंग है उसमें अगर एर्थ फॉल्ट हुआ तो उसको डिटेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अदरवाइज वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट बनेगा, वो बहुत ज़्यादा वाइंडिंग को और बहुत पार्ट हमारा कोर का भी ओवरहीट करा सकते हैं, और कोर में हमारा हॉटस्पॉट्स बना सकते हैं, और वाइंडिंग को धीरे धीरे डिग्रेड करा सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसको डिटेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। लेकिन इस पर ट्रिप करना है नहीं करना है, ये डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन और डिपेंड्स ऑन यूटिलिटी है। और हमारा जो सिस्टम का डिज़ाइन के हिसाब से बेसिस में डिज़ाइन होते हैं फ्रेंड, उसको ट्रिप करना है या नहीं है तो अलार्म देना है। अलार्म देने पे हमको करेक्टिव एक्शन दे सकते हैं क्या, मतलब आप अगर हमको टाइम देकर अगर अलार्म दे दिया तो हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, हम बाकी जनरेटर्स में लोड बढ़ा के इसको धीरे धीरे लोड कम करके हम इस जनरेटर को शट डाउन करके आप अटेंड करा सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन आप इसको इसमें डायरेक्टली ट्रिप कर दिया था उसमें तो आपको पूरा जनरेशन आउट हो जाएगा, और हमको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा हमको, क्योंकि ये 5% वाइंडिंग में ही फॉल्ट है। वो 5% वाइंडिंग की वजह से आपको ज़्यादा डैमेज नहीं है, जब तक आपका क्यूमुलेटिव सेकंड एर्थ फॉल्ट नहीं होगा तब तक आपको कोई रिस्क नहीं है। इसीलिए जनरली आपको 100% स्टैट एर्थ फॉल्ट पे बहुत जगह जहाँ क्रिटिकल एप्लीकेशन से एक जनरेटर यूज होने में पूरा सिस्टम हिल सकते हैं, वहाँ आपको क्या करते हैं फ्रेंड, जनरली 100% स्टैट फॉल्ट प्रोटेक्शन में इसमें आपको अलार्म देते हैं। उस अलार्म आने के बाद तुरंत इसको करेक्टिव एक्शन लेकर उस जनरेटर को शट डाउन लेकर उस जनरेटर को चेक करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए आपको 100% स्टैट एर्थ फॉल्ट डिटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन अभी 100% स्टैट एर्थ फॉल्ट को डिटेक्ट कैसे करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको पहले वीडियोस में भी बताया था, कोई भी आपको एर्थ फॉल्ट नॉर्मल प्रोटेक्शन स्कीम्स में आप देखेगा तो उसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स, हमारा कोई भी नॉर्मल एर्थ फॉल्ट स्कीम में हमको इसमें क्या हो रहा है, हमारा 5% वाइंडिंग है जो लेफ्ट ओवर वाइंडिंग है टूवर्ड्स यहाँ, उसमें जो वोल्टेज सफिशिएंट नहीं है हमारा पिकअप के लिए, इसीलिए हमको पूरा वाइंडिंग को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रेंड्स हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड्स हार्मोनिक बेस्ड है और वोल्टेज इंजेक्शन बेस्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक हमारा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इंजेक्शन बेस्ड है और हार्मोनिक बेस्ड है, दो तरफ का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स बेसिकली। ये थर्ड हार्मोनिक वोल्टेजेस क्यों जनरेटर में डेवलप होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, वो भी हम देख लेंगे फ्रेंड्स। और इसके बाद हम देख लेंगे थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज से इससे अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज और वोल्टेज रेशियो तीन तरफ से ये प्रोटेक्शन दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो एक एक प्रोटेक्शन के बारे में हम इन डिटेल समझ लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले हमको थर्ड हार्मोनिक्स क्यों होते हैं वो हम देख लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। आप अगर जनरेटर को देखेगा तो फ्रेंड्स ये हमारा जनरेटर का वाइंडिंग है, ये जनरेटर का वाइंडिंग है, जनरेटर को आपने ग्राउंड किया था फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ एनजीटी के थ्रू ग्राउंड किया था, ठीक है। ये एनजीटी के सेकेंडरी में हमारा रेसिस्टर है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी के लिए रिलेस ये सब भूल जाइए। ये हमारा क्या होता है, हमारा जनरेटर का वोल्टेज है, ये वोल्टेज में क्या होता है फ्रेंड्स, ये वोल्टेज की वजह से हमारा जो कैपेसिटेंस क्रिएट होते हैं फ्रेंड्स ग्राउंड के साथ इसका,
जो इसका लीकेज कैपेसिटेंस बोल दीजिए या नहीं है तो इसका शंट कैपेसिटेंस बोल दीजिए या नहीं है तो जनरेटर का कैपेसिटेंस बोलते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे फिलॉसफीज में इसको बोलते हैं जनरेटर का कैपेसिटर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, वो कैपेसिटर डिफ़ॉल्ट बनते हैं क्योंकि इस जनरेटर पे ऑलरेडी ये 11 केवी या 22 केवी का जनरेटर है, सो यहाँ टर्मिनल वोल्टेज तक हमारा 22 केवी या 11 केवी है। सो आप अगर देखिएगा तो फ्रेंड्स इसमें हमेशा इसका कैपेसिटेंस बनता है इसको ग्राउंड का साथ। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ग्राउंड का साथ हमेशा कैपेसिटेंस बनते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसा हमको तीनों फेज में कैपेसिटेंस बनते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तीनों फेज में कैपेसिटेंस बनते हैं तो हमेशा वो तीनों फेज का जो सम्मेशन क्या है कैपेसिटेंस है फ्रेंड्स, हाफ फेज, वाई फेज, बी फेज है, वो तीनों फेज का जो सम्मेशन है और ये हमारा ये इसके थ्रू हमेशा हमको जो थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज है वो हमको सर्कुलेट होते रहे, थर्ड हार्मोनिक करंट और थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज से इसका थ्रू सर्कुलेट होता रहता है फ्रेंड, क्योंकि वो कैपेसिटेंस का वजह से वो कैपेसिटेंस भी अनइवन है। इसीलिए जो जनरेटर में हमेशा उस कैपेसिटेंस का वजह से जो जनरेटर कैपेसिटेंस का वजह से हमको जो जीरो सीक्वेंस बोल सकते हैं थर्ड हार्मोनिक वोल्टेजेस है वो हमेशा थर्ड हार्मोनिक वोल्टेजेस इसमें प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स जनरेटर में। ठीक है, वो जनरेटर में जो थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज है ये 1% टू 10% रहते हैं फ्रेंड्स। ये प्योरली डिपेंड करते हैं फ्रेंड्स ये हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज का इसका कितना परसेंटेज रहते हैं नॉर्मल कंडीशन पे, ये डिपेंड करते हैं फ्रेंड्स हमारा जनरेटर का वोल्टेज है। आपको पता ही है फ्रेंड्स जो जनरेटर का कैपेसिटेंस ये कैपेसिटेंस से डिपेंड करता है इसका वोल्टेज पे है। इसका वोल्टेज ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस भी ज़्यादा रहेगा और इसका जो थर्ड हार्मोनिक जो वोल्टेज है वो भी ज़्यादा रहेगा फ्रेंड्स। अगर इस केस में जनरेटर में अगर लोड करंट ज़्यादा है फ्रेंड्स, अगर लोड करंट ज़्यादा है तो तब भी हमको ये कैपेसिटेंस ज़्यादा रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, सो जो लोड करंट ज़्यादा है तो तब भी हमारा क्या होते हैं हमारा जीरो सीक्वेंस हमारा ये जीरो सीक्वेंस का ये वोल्टेज है वो भी ज़्यादा रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो दोनों का दोनों केसेस में ज़्यादा रहेगा फ्रेंड्स। तो अगर आप देखेगा तो फ्रेंड्स ये हमारा फर्स्ट 100% स्टैटर फॉल्ट प्रोटेक्शन दे रहे हैं हम लोग थर्ड हार्मोनिक अंडर वोल्टेज पे फ्रेंड्स। इसमें हम क्या करते हैं फ्रेंड्स हमारा सिंपल एक रिले है, हमने ये 59N है हमारा न्यूट्रल वोल्टेज डिस्प्लेसमेंट या न्यूट्रल ओवर वोल्टेज रिले है, वो हमने पहले भी देखा था फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा 95% एथ फॉल्ट प्रोटेक्शन कवर करते हैं, वो हम तो रख ही दिया इसको। ठीक है, इसकी साथ साथ इसको हम एक और रिले लगाएंगे 27H3 है, ये 27 इज एनसी कोड है इसका फ्रेंड्स, अंडर वोल्टेज का एनसी कोड है 27 है। H3 इज थर्ड हार्मोनिक अंडर वोल्टेज रिले है फ्रेंड्स। ये सिर्फ ये हमारा ये 59N है, ये सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको पहले वीडियो में भी बताया था 95% एथ वोल्ट में वो फंडामेंटल पे क्यों ऑपरेट करना चाहिए उसका रीज़न भी मैं आपको पहले बताया था। तो बेसिकली ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होते हैं फ्रेंड्स 59N है, और ये हमारा 95% अर्थ फॉल्ट तक प्रोटेक्ट करेगा और बाकी हमारा ये थर्ड हार्मोनिक से करेगा। वो कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स अभी। ठीक है, अगर इन केस ये हमारा वाइंडिंग में अगर कोई भी अर्थ फॉल्ट नहीं है तब हमारा ये सारे कैपेसिटेंस करंट है हमको हमको कैपेसिटेंस करंट कैसे फ्लो होगा फ्रेंड्स, ऐसे फ्लो होगा हमारा। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटेंस करंट जो हमारा थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज है हमको ऐसे फ्लो होगा फ्रेंड्स। ठीक है, जीरो सीक्वेंस है जीरो सीक्वेंस वोल्टेज है, तो हमको आई आर प्लस आई वी प्लस आई बी तीनों को सम्मेशन होकर हमको तीनों में सम्मेशन होकर हमको इस कैपेसिटेंस का ग्राउंड का थ्रू ऐसे ये आपस में सर्कुलेट होते रहते हैं फ्रेंड्स। थर्ड हार्मोनिक बहुत माइनर करंट है और इसकी वजह से बहुत माइनर वोल्टेज है ये नॉर्मल है। ये मैं वही बता रहा हूँ कि 1% से 10% ही रहते हैं हमारा नॉर्मल हमारा फुल लोड रेंज तक। ठीक है फ्रेंड, तो ये बेसिकली ऐसा कम रहता है फ्रेंड। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड इसमें हम ऐसे इसका थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज मेजर करेंगे। ये नॉर्मल कंडीशन पे हमारा जनरेटर हेल्दी है, हमारा जनरेटर का वाइंडिंग इंसुलेशन हेल्दी है और हमारा इसका कैपेसिटेंस हेल्दी है। इसका कैपेसिटेंस जो बनेगा इसकी वजह से थर्ड हार्मोनिक करंट हमेशा सर्कुलेट होते ही रहते हैं और थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज यहाँ डेवलप होता रहता है फ्रेंड्स। इन केस यहाँ जनरेटर में कोई भी अर्थ फॉल्ट है फ्रेंड्स तब क्या होता है हमारा कैपेसिटेंस शॉर्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स। अगर ये डायरेक्टली ग्राउंड के साथ टच हो गए तो क्या होता है हमारा कैपेसिटेंस तो नलीफाई हो जाते हैं। कैपेसिटेंस नलीफाई हो गया तो हमारा इसमें जो थर्ड हार्मोनिक जो करंट है वो भी नलीफाई हो जाते हैं, वो भी कम हो जाते हैं कैपेसिटेंस कम होने की वजह से। तो इसकी वजह से इसका वोल्टेज भी कम हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको ये थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज कभी भी कम हो गया फ्रेंड्स,
ठीक है। इसका मतलब है फ्रेंड्स कोई भी कैपेसिटेंस शॉर्ट हो गया, बाईपास हो गया, इसकी मतलब है आपको अर्थ फॉल्ट है फ्रेंड्स इसमें, ठीक है। ये हमको इसीलिए फ्रेंड्स ये जनरली आपको ये थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज है अप टू ये हमारा ये 100% स्टैटर फॉल्ट अर्थ फॉल्ट तक हमको प्रोटेक्ट करा सकते हैं। कोई भी अगर थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज अगर कम हो रहे हैं मतलब इस स्टैटर वाइंडिंग में कोई भी शॉर्ट सर्किट मतलब अर्थ फॉल्ट है तभी इसीलिए हमारा थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज यहाँ कम हो रहा है फ्रेंड्स। लेकिन हमको मैं आपको बताया फ्रेंड्स ये थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज है, इस प्रोटेक्शन को आप जब स्टार्टअप कंडीशन पे अगर इनिशियली जनरेटर में वोल्टेज ही नहीं है, अगर एवीआर ऑन ही नहीं है, अगर बिल्ड ही नहीं है, अगर इसमें वोल्टेज नहीं है तो क्या होगा फ्रेंड्स, अगर वोल्टेज नहीं है तो जो रेसिडुअल वोल्टेज की वजह से इसमें जो वोल्टेज बनेगा वो बहुत कम वोल्टेज बनेगा। उस कम वोल्टेज पे कैपेसिटेंस इफेक्ट ही नहीं होते हैं फ्रेंड्स इसका। तो हाई वोल्टेज पे ये कैपेसिटेंस इफेक्ट होते हैं, उसकी वजह से हमारा थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज क्रिएट हो रहे हैं। तो उस वजह से हमको कभी भी इस सिस्टम में अगर अंडर वोल्टेज है फिर ये हमारा प्रोटेक्शन है, इसका करंट डिफॉल्ट कम रहते हैं, तो इसको ये अनरिलायबल ऑपरेशन हो जाएगा। तो इसीलिए हमको ये थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज का बेसिस में अंडर वोल्टेज थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज बेसिस में इसका जो प्रोटेक्शन है हमेशा अंडर वोल्टेज के साथ ब्लॉक कर देना चाहिए फ्रेंड्स। अंडर वोल्टेज के साथ या नहीं है तो अंडर करंट के साथ भी ब्लॉक करते हैं कुछ लोग, लेकिन या अंडर पावर के साथ भी ब्लॉक करते हैं। अगर जनरेटर पे लोड कम है तब भी इसको ब्लॉक कर देते हैं बहुत सारे केसेस में। लेकिन अभी हमारा स्कीम है फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसका स्कीम देखेगा तो कभी भी हमारा 27 बी एक अंडर वोल्टेज रिले है। ये जनरली ये रिले हमेशा हेल्दी रहते हैं। इसको एक कॉन्टैक्टर का वीडियो में मैं आपको बताया फ्रेंड्स, कॉन्टैक्टर जैसे समझ लीजिए। इसका एनसी कॉन्टैक्ट है। जनरली अगर ये रिले हेल्दी है सो ये रिले अगर ये वोल्टेज हेल्दी है तो 80% का ऊपर इसका वोल्टेज है, तो 80 या 60% का ऊपर इसका वोल्टेज है तो ये कांटेक्ट हमेशा नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है फ्रेंड्स, एनसी रहते हैं फ्रेंड्स, वोल्टेज हेल्दी है। ये हमेशा हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट हेल्दी कंडीशन के लिए दिया जाते हैं। तो हमारा हेल्दी कंडीशन में 27 बी है, ये एनसी रहते हैं। तो अगर वोल्टेज हेल्दी है, अगर उस कंडीशन में अगर आपको 27 H3 अगर अंडर हार्मोनिक वोल्टेज से अगर हमारा हमारा हार्मोनिक वोल्टेज है, हमारा जो नॉर्मल रेंज है 1% से 10% बताया था मैंने। इनकेस 1% से नीचे अगर आपको हार्मोनिक वोल्टेज थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज आया, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आया तो तब हमको एक टाइमर चालू होते हैं क्योंकि फ्रेंड्स इसको आप इंस्टेंटेनियसली ट्रिप नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ये अंडर वोल्टेज ये थर्ड हार्मोनिक वोल्टेजेस मोमेंटरी भी हो सकते हैं। कभी जनरेटर इमीडिएटली आपको लोड मतलब जनरेटर में सडनली लोड आ गया उस कंडीशन में, जनरेटर में फॉल्ट हुआ उस कंडीशन में थोड़ा सा मोमेंटरी आपको अंडर वोल्टेज हो सकते हैं। मोमेंटरी इसमें थोड़ा सा वोल्टेज डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। मोमेंटरी इसका सडनली करंट चेंज कम ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से भी ये चेंज हो जाएगा। इसीलिए आपको इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन तो दे नहीं सकते, डिलेड प्रोटेक्शन ही दे सकते हैं। तो इसका जो डिलेड प्रोटेक्शन देते हैं फ्रेंड्स हम लोग, तो टाइमर का थ्रू अगर इस टाइम फिल हो गया था तब हमको 86 से ट्रिप करा सकते हैं, या नहीं है तो अलार्म दे सकते हैं इसमें। जनरली हम लोग ये अंडर इस केस में हमको क्योंकि ये 95% है या 100% एक्सपोल्ट है, वो हमेशा ये इसमें ऑपरेट करा सकते हैं। इसीलिए ऐसे प्रोटेक्शन में हम लोग ट्रिप ही करते हैं जनरेटर को, क्योंकि ये सिर्फ 5% वाइंडिंग के लिए डिज़ाइन नहीं है। 100% वाइंडिंग का जो अर्थ फॉल्ट है किसी में भी हो गया तो ये थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो जाएगा। अगर कम हो जाएगा तब हमारा इस प्रोटेक्शन से ऑपरेट करा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और बाकी प्रोटेक्शन के लिए फ्रेंड्स 59N है। कभी भी 59N ऑपरेट हो गया तो इसका जो टाइमर है यार इसका इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक में आपको बताया था, उस बेसिस में भी आपको ये ऑपरेट करा सकते हैं 86। तो बेसिकली आपको 95% फॉल्ट तक हमको ये भी ऑपरेट करा सकते हैं, बाकी फॉल्ट के लिए ये ऑपरेट करा सकते हैं। और अप टू 95% तक ये बहुत सेंसिटिव आप बना सकते हैं, इससे थोड़ा सेंसिटिव बना सकते हैं। तो आपको इस कॉम्बिनेशन पे आपको दोनों का कॉम्बिनेशन पे आपको 100% वोल्टेज तक इस पूरा 100% वाइंडिंग को आप अर्थ फॉल्ट में आपको प्रोटेक्शन ऑफर करा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड हार्मोनिक का अंडर वोल्टेज स्कीम है फ्रेंड्स। अंडर वोल्टेज स्कीम में हमने हमारा जो न्यूट्रल साइड है उस साइड हमको अंडर वोल्टेज रिले लगाया था, थर्ड हार्मोनिक अंडर वोल्टेज रिले, और उससे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अभी सिमिलरली इस थर्ड हार्मोनिक का ओवर वोल्टेज रिले है फ्रेंड्स। अगर आप इस साइड लगाएगा तो फ्रेंड्स, इस साइड लगाएगा तो
अब तब हमको बनेगा फ्रेंड्स थर्ड हार्मोनिक ओवर वोल्टेज रिले है। लेकिन इसमें आप देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें आपको हमेशा ये पीटीए हमारा हमारा ओपन डेल्टा कनेक्शन है जो या नहीं है, तो जो हमारा ये हमारा रेसिड्यूल कनेक्टेड पीटी है, ये हमेशा 5 रिम सीटी होना चाहिए फ्रेंड्स, 3 रिम सीटी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है 3 रिम सीटी में आपको जीरो सीक्वेंस वोल्टेज या थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज है या थर्ड हार्मोनिक करंट से वो कैरी नहीं करा सकते फ्रेंड्स, 3 रिम सीटी है। क्योंकि 3 रिम पीटी में तीन ही पीटी रहे, 3 रिम में आपस में सिमेट्री का वजह से ये कभी भी एक इसको डिफ़ॉल्ट इसको थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज को पास नहीं करा सकते हैं। उसके बारे में आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं अलग वीडियो बना दूंगा वो 3 रिम पीटी में क्यों आपको मतलब जीरो सीक्वेंस या थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज फ्लो नहीं हो सकते, थर्ड हार्मोनिक करंट फ्लो नहीं हो सकते हैं। तो बेसिकली 5 रिम पीटी रहते हैं। 5 रिम पीटी में डी आप थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज को आप सर्कुलेट करा सकते हैं, सर्कुलेशन पॉसिबल रहता है 5 रिम पीटी में। तो ये 5 रिम पीटी होते हैं फ्रेंड। अगर इसको देखिएगा तो फ्रेंड्स जो पहले में हमने बताया था अंडर वोल्टेज है जो यहाँ से मेजर कर रहे हैं हम लोग, अगर इसको यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो इसको जस्ट ऑपोजिट इफेक्ट होगा फ्रेंड्स। ऑपोजिट इफेक्ट कैसे होगा फ्रेंड्स, आप देखिएगा तो अगर इन केस आपको नॉर्मल कंडीशन पे क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा कैपेसिटेंस यहाँ तक बनते हैं, यहाँ तक कोई भी कैपेसिटेंस आपको बन रहा था वो सारे करंट यहाँ से ऐसे सर्कुलेट हो रहे हैं फ्रेंड्स, राइट। आपको यहाँ से हमारा पीटी के पहले से हमको सर्कुलेट हो रहा था थर्ड हार्मोनिक करंट और थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज कैपेसिटेंस की वजह से, ठीक है। अभी हमने पीटी यहाँ लगाया था, इसका कैपेसिटेंस से बाद लगाया था, आप यहाँ देखिएगा तो वाइंडिंग कैपेसिटेंस का बाद लगाया था हमने पीटी। अगर इनकेस कोई भी अर्थ फॉल्ट होता है तो तब हमको क्या होता है फ्रेंड, कोई भी अगर अर्थ फॉल्ट यहाँ होता है तो हमको क्या होता है, इसमें इसमें क्या होता है, हमको जीरो सीक्वेंस करंट इसमें भी फ्लो हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखा है तो पहले तक क्या हो रहा था, इसका पहले तक हमको जो भी हमको अर्थ फॉल्ट होता है फ्रेंड, ये हमको इन केस यहाँ कहीं पे भी हुआ है फ्रेंड्स, हमको ये कैपेसिटेंस को शॉर्ट कर रहा था, इसकी वजह से इसमें कम हो रहा था अभी, ठीक है। अभी जैसे ही इसको इनकेस कैपेसिटेंस शॉर्ट हो गया था फ्रेंड, यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ हमको थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि हमको यहाँ आप देखिएगा तो फ्रेंड्स जैसे कभी भी यहाँ वोल्टेज में यहाँ पीटी में क्या होता है फ्रेंड्स, इनके यहाँ हमारा रेसिडुअल कनेक्टेड सीटी है, इसमें आप देखिएगा तो ये पीटी है, इस साइड से देखेगा फ्रेंड्स। अगर इसको देखेगा तो अगर ये 5 रिम पीटी है तो ये क्या करता है फ्रेंड्स, हमको सिंपली हमारा इनकेस हमारा फॉल्ट यहाँ है, ठीक है, यहाँ हमारा 5% जोन में हमारा अर्थ फॉल्ट है फ्रेंड्स, तब ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारा ये 5% जोन में अर्थ फॉल्ट है तो इसके लिए तो मैक्सिमम अनसिमेट्री यहाँ होगा फ्रेंड्स। क्योंकि इसका अगर 5% वोल्टेज में हमारा अर्थ फॉल्ट हो गया तो इसका ये पूरा वाइंडिंग का वोल्टेज जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ ग्राउंड फॉल्ट है, ये जीरो हो गया। तो हमारा आर फेज का वोल्टेज ओनली 5% वोल्टेज है और वाई फेज का वोल्टेज 100% वोल्टेज है और बी फेज का वोल्टेज 100% वोल्टेज है। इसका सम्मेशन देखेगा तो मैक्सिमम अनसिमेट्री यहाँ होगा, उसकी वजह से जो हमारा थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज से जो जनरेट होते हैं, जीरो सीक्वेंस हार्मोनिक वोल्टेज जो जनरेट होते हैं, 5 रिम सीटी है इसीलिए वो सीटी वो पीटी सॉरी 5 रिम पीटी है, इसीलिए वो पीटी डिफॉल्ट इसका वोल्टेज को अलाउ करते हैं। सो हमको इस रिले से आप पकड़ सकते हैं, अगर कोई भी इस कम जोन में इसका बहुत सेंसिटिव रहते हैं 5% में, अगर इस साइड हमारा जनरेटर का 95% इस साइड हमारा फॉल्ट है तो ये 5% का डिफरेंस ही है, उसकी वजह से ये हमारा इतना सेंसिटिव नहीं रहता है फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ हमको ऑलरेडी यहाँ 95% वाइंडिंग तक हमारा ये फॉल्ट हो गया था, मतलब अगर यहाँ हो गया तो इसका वोल्टेज आप सम्मेशन देखेगा तो इस पीटी क्या देखते हैं, इस साइड आपको 95% वोल्टेज देगा और इस साइड पूरा वोल्टेज, तो उसमें आपको ज़्यादा सेंसिटिव नहीं रहते हैं और उस केस में आपको ये रिले ऑपरेट करा सकते हैं और बाकी ये 5% जोन में ये रिले ऑपरेट करा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो ऐसा आप ऐसे अचीव करके आप क्या कर सकते हैं उसमें, थर्ड हार्मोनिक ओवर वोल्टेज टू वर्ड्स फेज सेट आपको पीटी है, 5 रिम का एक पीटी लगा के आप थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज को आप मेजर करा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आप न्यूट्रल साइड के देखेगा तो थर्ड हार्मोनिक अंडर वोल्टेज देखते हैं, अगर फेज साइड से देखेगा तो आपको थर्ड हार्मोनिक ओवर वोल्टेज देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है।
इसका जस्ट ऑपोजिट में ये इफेक्ट हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। और जो थर्ड हार्मोनिक अंडर वोल्टेज यहाँ से देखेगा तो अंडर वोल्टेज दिखेगा, और वही इफेक्ट अगर फेज साइड से यहाँ देखेगा तो ओवर वोल्टेज दिखेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस वाइडनिंग का कैपेसिटेंस इसका पहले बन रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसमें देखेगा तो फ्रेंड्स कभी भी हमको थर्ड हार्मोनिक ओवर वोल्टेज होता है तो इसमें भी हम लोग टाइमर से, या नहीं है तो हमको टाइमर से देते हैं, जनरली डिले तो देते हैं टू अवॉइड स्प्यूरियस ट्रिपिंग अवॉइड करने के लिए। और 59 एन है और अप टू 95% का कोई भी फॉल्ट आता है तो ये टाइमर पिक होते हैं। अगर ये दोनों में कोई भी आया तो हमको 86 रिले को ट्रिप कराते हैं, और ये भी हमारा क्लास ए ट्रिपिंग है, उसमें तीनों की तीनों ट्रिपिंग करा सकते हैं आप, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा हम लोग थर्ड हार्मोनिक ओवर वोल्टेज का थ्रू टूवर्ड्स फेस साइड कनेक्ट करके हम लोग 100% अर्थ फॉल्ट को, स्टैटर अर्थ फॉल्ट को हम अचीव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट स्कीम है फ्रेंड्स, थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज रेशियो फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमने न्यूट्रल साइड का वोल्टेज जो सबसे पहले स्कीम बताया था, न्यूट्रल साइड का भी यहाँ भी हम लोग वोल्टेज देखते हैं, और यहाँ भी हम लोग थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका रेशियो देखते हैं। नॉर्मल कंडीशन पे ये हमेशा इस साइड क्या रहते हैं, थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज बहुत कम रहते हैं हेल्दी हेल्दी कंडीशन में, और इस साइड ज़्यादा रहते हैं, और उस रेशियो को देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस रेशियो थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए हमको रिले का सेटिंग थोड़ा सेंसिटिव लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि अप टू यहाँ तक क्या हो रहा है, हमको ओनली 1% टू 10% का वोल्टेज ही हमारा रिले देख रहा था। वो 1% वोल्टेज में हमको सेटिंग 1% में 1% देना बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर आप रेशियो देखेंगे तो फ्रेंड्स ये वोल्टेज ज़्यादा है और ये वोल्टेज कम है थर्ड हार्मोनिक। अगर इसका रेशियो देखेगा तो इसका डिनोमिनेटर कम है तो इसका रेशियो ज़्यादा रहेगा, और उस रेशियो के बेसिस में हमको इस रिले को ऑपरेट करा सकते हैं फ्रेंड्स। ये हमको बहुत ही सेंसिटिव एक्सपर्ट प्रोटेक्शन होगा, क्योंकि ये रेशियो ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि मैं आपको बताया था ये बहुत ही मतलब नॉर्मल कंडीशन पे ये बहुत ज़्यादा रहते हैं और ये बहुत कम रहते हैं। तो इसका जो रेशियो ये ज़्यादा रहते हैं, हायर साइड रहते हैं, तो उसकी बेसिस में उस रेशियो का आप 1% 5% ऐसा आप सेटिंग दे सकते हैं। बहुत ही सेंसिटिव सेटिंग आप प्रोवाइड करा सकते हैं इसमें, ठीक है। ये हमारा थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज रेशियो बेसिस में दोनों साइड आप वोल्टेज मेजरमेंट कर रहे हैं थर्ड हार्मोनिक। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स, हमारा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इंजेक्शन मेथड है फ्रेंड्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमने हमारा एक इंजेक्शन ट्रांसफार्मर यहाँ लगाते हैं। हम इस इंजेक्शन ट्रांसफार्मर में हमने लो फ्रीक्वेंसी का एसी सिग्नल हम लोग देते हैं, और उसी में हम लोग एक ओवर करंट रिले लगाया था ISH, ठीक है। हमारा नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा नॉर्मल कंडीशन पे इस एसी इंजेक्शन का करंट का सर्क्यूट देखिएगा तो फ्रेंड्स हमारा VSH है, और ये हमारा जो इंजेक्शन का जितना भी इम्पीडेंस है वो होगा, प्लस ये हमारा ग्राउंड का इम्पीडेंस है फ्रेंड्स, जो ग्राउंड का इम्पीडेंस होगा, और ये हमारा कैपेसिटेंस है फ्रेंड्स। यही कैपेसिटेंस का इफेक्ट हुआ, जैसे मैं आपको पहले में भी बताया था, ये हमारा कैपेसिटेंस इफेक्ट है, ये हमारा XC/3 है। आप तीनों को पैरेलल है, इसीलिए XC/3 दिया था। तो आप देखिएगा तो नॉर्मली हमारा जो करंट है बहुत ही माइनर करंट जाएगा फ्रेंड्स इसमें, क्योंकि ये कैपेसिटेंस बहुत ही कम है, बहुत कम कैपेसिटेंस है, और इसमें जो करंट है बहुत ही माइक्रो एम्पियर में जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इसमें कहीं पे भी फॉल्ट होते हैं फ्रेंड्स, कहीं पे भी फॉल्ट होते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा ये XC/3 है वो बहुत ही कम, ये बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट हो रहे हैं। अगर वो शॉर्ट हो जाएगा तो इसका करंट बढ़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका ओवर करंट प्रोटेक्शन का बेसिस में हम लोग इसका 100% स्टैट रेट फॉल्ट दे सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये कैपेसिटेंस है। आपको कहीं जैसे ही शॉर्ट हो जाएगा तो आपको क्या होगा फ्रेंड्स, इस कैपेसिटेंस शॉर्ट हो गया तो आपको करंट ये बढ़ेगा, जो हमारा इंजेक्शन का जो वोल्टेज है इसका सोर्स से हम दे रहा था लो फ्रीक्वेंसी, इसका करंट बढ़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा इंजेक्शन मेथड है फ्रेंड्स। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कैपेसिटेंस इफेक्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि कैपेसिटेंस से आप देखिएगा तो 1/2πfc है फ्रेंड्स, इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो आपको थोड़ा सा कम फ्रीक्वेंसी में चला गया तो आपको थोड़ा इफेक्ट ज़्यादा दिखेगा फ्रेंड्स, और इसमें लोडिंग भी कम करने के लिए हम लोग कम फ्रीक्वेंसी में दिया था। अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में दे रहे थे, इसका सोर्स का कैपेसिटी भी बढ़ना चाहिए, इसीलिए हमको मतलब हमको सिर्फ डिटेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए लो फ्रीक्वेंसी मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे हम लोग इसका सर्क्यूट को, अगर इस सर्क्यूट का इम्पीडेंस हम लोग इनडायरेक्टली मॉनिटर कर रहा था एक अलग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल देकर, अगर इसमें कोई भी
आपको दिख रहा था, अगर इम्पीडेंस कम हो गया है तो हमको कोई भी शॉर्ट सर्किट हुआ, अगर एर्थ फॉल्ट हुआ है तो ये कैपेसिटेंस का इफेक्ट कम हो जाएगा, इसकी वजह से जो करंट बढ़ेगा उसकी वजह से हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा एर्थ फॉल्ट को हम डिटेक्ट करा सकते हैं, उससे हम लोग 100% जो हमारा स्टैटर वाइंडिंग को हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा 100% स्टैटर एर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन के बारे में